हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं मस्त होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ने में व्यस्त होगे। एक बार आपका फिर से हमारे एनएस असम राइफल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। आज की हमारी वीडियो है जिसमें हमने आपको बताएंगे भारत के पठार, तटीय भाग और भारत के तटरेखा के बारे में बताएंगे। और इसमें हम आपको पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, झारखंड, एमपी पीसीएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आप लोगों को कराएंगे। ये भारत का मैप दिया हुआ है, इसमें कौन सा पठार कहाँ है इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा। छोटा है लेकिन स्पष्ट भी, अगर आपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो स्पष्ट भी दिखेगा। चलिए हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है तो कौन से काल में हुआ था। क्रेटेशियस युग में, प्लेस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में, मायोसीन युग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रेटेशियस युग में। साथियों, कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, क्रेटेशियस युग। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है तो ऑप्शन ए हिमालय श्रेणी का, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय खंड का, ऑप्शन सी पूर्वी घाट पर्वतों का, ऑप्शन डी सतपुड़ा श्रेणी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, ये भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। ऑप्शन ए योजोइक महाकल्प में, ऑप्शन बी पैलियोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन सी मेसोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन डी सेनोजोइक महाकल्प में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेनोजोइक महाकल्प में। साथियों, हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का जो निर्माण हुआ था सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। प्रायद्वीपीय पर्वतों का मतलब है सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा साथियों, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। तो इसका ऑप्शन ए है उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा। ऑप्शन बी कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना। ऑप्शन सी है खनन, उद्योग विकास तथा औद्योगिकरण। ऑप्शन डी है उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खनन, उद्योग तथा विकास तथा औद्योगिकरण। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थान के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, तांबा आदि का पाया जाना और जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, छोटा नागपुर पठार है, एक अग्रगंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। तो इसका राइट आंसर है एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एक अग्रगंभीर है। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मालवा का पठार। साथियों, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। साथियों, इसका इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। मालवा, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मालवा का पठार। इसकी हमने पिछले क्वेश्चन में व्याख्या कर चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का जो पेपर होता है पीसीएस प्री का, उसमें 2021 में पूछ लिया गया था।
चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, झारखंड एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो इसका साथियों राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। दंडकारण्य का पठार जो है भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ई है, इसमें से कोई नहीं या इससे अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दंडकारण्य का पठार साथियों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। बिहार में साथियों 5 ऑप्शन दिए होते हैं, हमारे यूपी में 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन बिहार में वहाँ 5 ऑप्शन दे देते हैं। उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती भी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप आंसर नहीं लगा सकते हैं। साथियों स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, पश्चिमी भाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्यवर्ती भाग। स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी उत्तर गंगा मैदान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा गंगा का मैदान नवीनतम है। बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारा ये रहा। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ, या इनमें से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अलबामा हिल स्थित है बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में, बीजापुर अपलैंड के पूर्व में, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में, बीजापुर अपलैंड के उत्तर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अलबामा हिल जो है वो बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। साथियों अब हम बात करेंगे भारत के तटरेखा के। जो हमारे तटीय भाग हैं उनकी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो भारत देश है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ स्थलखंड है। साथियों भारत के तटरेखा की बात करें तो उसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। साथियों इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है साथियों, और इधर हमारा हिंद महासागर है। तो इस हिसाब से हमारा 3 ओर से भारत जो है वो घिरा हुआ है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन दीव कर दिया गया था। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की जो तटरेखा वो सबसे लंबी है, और सर्वाधिक छोटी तटरेखा कौन से राज्य की है? गोवा की है। आप साथियों हम क्रम से राज्यों की बात कर लेंगे। गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा है, जो गोवा छोटा सा, फिर इसके बाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, जिसमें स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन और विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत का औसत समुद्र तल से जो चेन्नई तट से नापा जाता है कि हमारे समुद्र तल जो है उसका हमारी जो स्थलखंड है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो कहाँ से नापा जाता है साथियों? चेन्नई से नापा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक और तट से 24 समुद्री मील तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील तक। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की तरफ नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। साथियों, स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7500 किलोमीटर। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत की तट रेखा है 100 किलोमीटर लंबी, 6100 किलोमीटर लंबी, 5985 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? 6100 किलोमीटर। अगर बात कर दी जाए हमारा भारत का जो वास्तविक लंबाई की, तो 7516.6 किलोमीटर है और जो राज्यों से लगा हुआ है उसकी और लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। साथियों, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके छोटी छोटी परीक्षाओं में तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा जा चुका है और अन्य परीक्षाओं में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? अभी हमने आपको बताया था कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमपीपीसीएस प्री 1995, 2014, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 और एलडीए यूडीए में पूछा गया था 2006 में। यूपीपीसीएस प्री 2007 में पूछा गया था। आप खुद अंदाजा लगाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन सी, गुजरात। ये देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? अभी ये बिल्कुल अभी हमने आपको बताया ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी, गुजरात। अब आप लोगों को हमने जब क्वेश्चन दिखाए तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 9। आईएएस प्री 2008 में, आरओ यारो 2014, फिर से आरओ यारो 2017 में पूछ लेगा। ये भी साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारा ये रहा, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। कैसे होता है सर्वाधिक तटीय अपर्दन? लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, लहरों से। तटीय अपर्दन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों द्वारा होता है। साथियों, अब हम बात करेंगे भारत की पूर्वी एवं पश्चिमी तट की। तो उसके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप लोग देखिए। अब आप लोग इसका आंसर बताइए। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? बताइए आप लोग। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 4, 2, 3।
यानी कि जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। और सिंधुदुर्ग कहाँ है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में। और नागरकोइल कहाँ है? तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में। जो पश्चिमी तट स्थित जो ऊपर जो शहर दिए हुए हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो गया है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा है। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाती हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान क्या है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु तट। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगम पहाड़ी डेनमार्क से समृद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरबेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थीं। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जंजीरा, उडुपी, कोरोविले, तूतीकोरने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 एवं 2, यानी कि जंजीरा और उडुपी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। सूची 1 में सागर पुलिन दिए हुए हैं, सूची 2 में उसके राज्य दिए हुए हैं। तो इसका आप ए है दीघा। किसका? दीघा का क्या होगा? दीघा का आगे तमिलनाडु दिया हुआ है, गोपालपुर जो है उसके आगे पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, और कलांगुट उड़ीसा के आगे कलांगुट उड़ीसा दिया हुआ है, मरीना का गोवा दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। यानी कि दीघा की बात करें तो दीघा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और गोपालपुर कहाँ है? उड़ीसा में। कलांगुट कहाँ है? गोवा में। मरीना कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। हमारा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स टीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक है। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ था और ये क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, यानी सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो इसका आप लोग को राइट आंसर पता है ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, यानी तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट, कोंकण तट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। अभी हमने आपको बताया कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है, जो तमिलनाडु का समुद्र तट भी कहलाता है। अब आप लोगों ने 3 क्वेश्चन इसके देखे हैं, इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी और गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। केप कोमोरिन के नाम से किसे जानते हैं? कन्याकुमारी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारा ये रहा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह क्या है? साथियों इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसमें वैसे राइट आंसर सी होता, इसमें कटा हुआ है, तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। क्या है? कोंकण। राइट आंसर कोंकण हो गया।
भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। साथियों, हमारे इतनी क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपने माता पिता का सपना साकार कीजिए। साथियों, आज का हमारा मोटिवेशन कोर्स दिया हुआ है, संसार की सबसे महंगी पुस्तक, सबसे बड़ा प्रेरक और मूल्यवान विचार। आपके अंदर 1% का भी परिवर्तन नहीं ला सकते यदि आप बदलना ना चाहें तो। साथियों, मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है। रील्स वाला मोटिवेशन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप मोटिवेशन रील से ले रहे हैं तो लेना बंद कर दीजिए, उससे आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन वही होता है जो हमारा डिसिप्लिन होता है, यानी कि हम अनुशासन क्या है कि हम लगातार, लोग कहते हैं 21 दिन तक हम जो काम करते हैं वो हमारी आदत में आ जाता है। तो वही डिसिप्लिन में अच्छे विचार लाने से, वीडियो में रील्स देखने से नहीं आते हैं। आप जब तक खुद पर अप्लाई नहीं करेंगे, हम कहते हैं 21 दिन नहीं, लेकिन आप 30 दिन कंटिन्यूस कोई काम करके देखिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है। आप 31वें दिन उस काम को छोड़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार 30 दिन तक पढ़ाई कीजिए और उसके बाद आप देखिए 31वें दिन, जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं होगी उस दिन आपका मन बेकार सा लगेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके वो अनुशासन में आ गया। रील्स देखने से मोटिवेशन नहीं मिलता है। हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी की ज़िंदगी जीने का तरीका अलग होता है, जीवन जीने का कला अलग होती है। इसलिए किसी दूसरे को देख के हूटर वाली गाड़ी देख के सोच लिया कि IAS बनने जा रहे हैं तो IAS की तैयारी चालू कर दी। अरे भैया, IAS की तैयारी ऐसे नहीं होती है, उसका पहले सिलेबस निकालिए, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसलिए किसी को, सामने वाले को देख के मत मोटिवेशन लीजिए, अपने अंदर मोटिवेशन खुद लाइए। माता पिता को देखिए, अपने जो आपके आस पड़ोस संघर्ष कर रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम देखिए, कहाँ से संघर्ष करते करते कहाँ पहुँच गए। किसी को नहीं पता था कि ये लड़का एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा और मिसाइल मैन कहलाएगा, लेकिन एक संघर्ष ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। आज लोग उनकी बातें अपने अंदर अपनाना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए मोटिवेशन कहीं बाहर से मत लीजिए भैया, अपना चुपचाप अपने सेल्फ मोटिवेशन लीजिए, अनुशासन में रहिए। हम तो यही कहते हैं, कोई रील्स देखने से मोटिवेशन नहीं आता है। और जो भी लोग बच्चे रील्स देखते हैं मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, उनको उसके अलावा कुछ नहीं दिखे। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही रील्स आने लगेंगी। इस हिसाब से जो आज का स्मार्टफोन जो है उस पर हम हावी नहीं हो पा रहे हैं, वो हम पर हावी हो रहा है। स्मार्टफोन, स्मार्ट का मतलब है आप स्मार्ट होइए, आप फ़ोन को चलाइए, ना कि फ़ोन आपको चलाए। फ़ोन आपको चला रहा है, आंखें खोल रहे हैं तो सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल कहाँ है। आंखें खोलने के बाद मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। मोबाइल ने आप पर कब्जा कर लिया, ये समझो। बच्चे भी क्या, बच्चे जैसा आप करेंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। मोबाइल का जितने से कम इस्तेमाल कीजिए, उतना ही सुख चैन में रहेंगे। मोबाइल फ़ोन जो है केवल आप पढ़ाई से रिलेटेड या किसी का कॉल आ गया ज़रूरी तो उसके लिए बना है, ना कि हर समय रील देख रहे हैं। रील देखने के लिए नहीं बना है। मोबाइल पे जो छपरी टाइप के लोग होते हैं, हर समय रील बनाते रहते हैं, उनको और कुछ नहीं आता है। उनका जीवन ज़िंदगी वहीं ख़त्म है। दुनिया देखिए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। दुनिया को देखिए कि आज हमारे देश में सबसे शक्तिशाली देश होने जा रहा है। लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। हम केवल रील्स में देख के खुश होते हैं कि देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, कि गाड़ी आ रही है, कि कुछ आ रहा है, कि डांस कर चल रहा है। अरे भैया, तुमको नाचना थोड़ी ना है, तुमको पढ़ाई करना है। पढ़ाई कीजिए, जो रील छपरियों की रील देखना बंद कीजिए। साथियों, एक बार हम आपको फिर से एक उसी अंदाज में कुछ बात कहना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों की, कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों की।
जब तुम आओगे तो मुझे बदला हुआ ही पाओगे, जब तुम आओगे तो मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। अब तो चारों तरफ बस किताबें ही किताबें हैं। साथियों, अपने कमरे में जहाँ बैठें, पढ़ें, सोएं, अपना एक कमरा बना लीजिए, किताबों के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अपनी पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा माहौल में रहना ज़रूरी है। भले ही आप कुर्सी पे बैठ के केवल बैठे रहें, सो लें वहाँ पे, लेकिन सामने आपकी किताब रखी रहे, मत पढ़िए। 1 घंटे 2 घंटे पढ़िए, बैठिए, देखिए आप ऑटोमेटिक अंदर से आपकी आत्मा कहने लगेगी कि हमको, किताबें कहने लगेंगी हमको पढ़ो। बस ये नहीं कि कुर्सी मेज़ पे बैठ गए फ़ोन चला रहे हैं, रील नहीं देखना है। हमारी इसी बात के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकें। इसी के साथियों, हम अपनी वीडियो को अंत विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।